तुम्हारा। दोस्तों, इतिहास में जब वीरांगनाओं की बात होती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यही नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ अहिल्याबाई होलकर, पार्वतीबाई पेशवे, राधिकाबाई पेशवे, धौला गुर्जरी, रामप्यारी गुर्जर, ऐसी अनगिनत वीरांगनाओं के नाम दृष्टिपटल पर आ जाते हैं। और भारत का अतीत भी इतना गौरवपूर्ण रहा है। भारत की धरती को शस्य श्यामला कहा जाता है, रत्न गर्भा कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपितु वीर प्रसवनी कहा जाता है। और ऐसी ही वीर प्रसवनी एक वीरांगना है, राजकुमारी कार्विका। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा कब तक। आर्यव्रत भूमि की कट गणराज्य की राजकुमारी कार्विका अद्भुत शौर्य की धनी एक ऐसी वीरांगना रही हैं जिन्होंने विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर से लोहा लेकर अपने राज्य की रक्षा की। कठ गणराज्य प्राचीन पंजाब का प्रसिद्ध गणराज्य था। इतिहास में उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार मिलता है। राजकुमारी की ऊंचाई 6 फुट, रंग उगते हुए सूरज की लालिमा की भांति, मुख पर सौम्यता और क्षत्रियता का तेज, माँ दुर्गा जैसी तेजस्वी आंखें। वाह वाह, कितनी अद्भुत छवि रही होगी राजकुमारी कार्विका की। ये युद्ध कला की निपुणता देखी जाए तो उनका प्रिय कार्य यही था, शास्त्र अध्ययन करना और शस्त्र अभ्यास करना। मुझे तो बोलने में ही इतनी प्रेरणा मिल रही है। वाह वाह। और यही नहीं, आप सोचिए कि मात्र 10 वर्ष की छोटी आयु में ही वे धनुर्विद्या के ज्ञान में पूर्ण रूप से पारंगत हो चुकी थी। और उनकी इन युद्ध कलाओं में जो विशेषता थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसी वीरांगना को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पहली युद्ध कला, यंत्र मुक्त युद्ध कला। अस्त्र शस्त्र के उपकरण जैसे धनुष, बाण के उपयोग से विभिन्न प्रकार के तरीके से शत्रु पर प्रहार करने की पद्धति। 2. पानी मुक्त युद्ध कला। हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे कि भाला, बारूद, भाले पर बारूद लगाकर फेंकने की पद्धति। 3. टांग था युद्ध कला। ये आंखों में पट्टी बांधकर दोनों हाथ में तलवार लिए युद्ध करने की पद्धति। 4. हस्त शस्त्र अस्त्र युद्ध विद्या, जिसमें हवाओं की रफ्तार से तलवार चलाई जाती थी। 5वीं नियुद्ध, अर्थात बिना हथियार के युद्ध करना, जिसे आज हम मार्शल आर्ट कहते हैं। तो सोचिए कि इन युद्ध कलाओं का उनको बचपन में ही ज्ञान हो गया था और उसमें निपुणता भी हासिल कर ली थी। ऐसी थी राजकुमारी कार्विका। बोलो कब प्रतिकार करोगे। दोस्तों, जब कोई राजकुमारी इतनी युद्ध विद्याओं से निपुण हो तो भला उससे कौन टक्कर ले सकता है। बचपन से ही प्रजा और राजकुमारी कार्विका का आपस में घनिष्ठ संबंध भी था। दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे और प्रजा बहुत खुश थी। उनको कार्विका जैसी महान शासिका जो मिली थी, जो बहुत निर्भीक और साहसी थी। संपूर्ण विश्व पर जीत और शासन का सपना देख रहे
सिकंदर का सामना जब इस वीरांगना से हुआ तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। और दोस्तों, जब राजकुमारी कार्विका अपने प्रजाजनों के साथ खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रही थी, तभी उस दौरान भारतवर्ष पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर ने भयंकर तबाही और नरसंहार मचाते हुए सिंध की तरफ से सर्वप्रथम कठगढ़ राज्य में प्रवेश किया। ऐसी सूचना मिलते ही राजकुमारी कार्विका ने अपने सैन्य बल को एकत्रित कर हुंकार भर रणभेरी फूंककर युद्ध की घोषणा कर दी। राजकुमारी ने अपनी स्त्री सेना का निर्माण किया था एवं इस सैन्य बल का नाम चंडी सेना रखा था। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि इतिहास में मिले प्रमाणों के अनुसार राजकुमारी की चंडी सेना में 1300 अश्वरोही स्त्रियां, 3500 पैदल स्त्रियां, कुछ हजार के लगभग धनुर्धारी एवं ढालधारी स्त्रियां थीं। कुल लगभग 10 से 12 हजार तक का सैन्य बल था और संपूर्ण विश्वधरा के इतिहास में ऐसी पहली सेना बनी थी जो केवल वीरांगना नारियों की सेना थी। अब सुनते हैं दोस्तों, राजकुमारी कार्विका ने सिकंदर के साथ जो युद्ध किया। वर्ष 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ कठगढ़ राज्य पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर को इस युद्ध में सहज विजय मिलने की अपेक्षा थी। राजकुमारी कार्विका ने बड़ी ही सूझबूझ, शांतचित्त, कुशल, अचूक रणनीति और अपने युद्ध व्यूह से सिकंदर को पराजित करने का निश्चय किया। राजकुमारी कार्विका ने रणनीति बनाई कि शत्रु को जहां उसे बल मिल रहा है उस जगह से बाहर ले आकर बीच में कहीं ले आना है जिससे शत्रु दल की शक्ति कम हो जाए। राजकुमारी ने इस युद्ध नीति को आगे चलकर ऐसी नीति के रूप में बदल दिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूर द टाइगर ऑफ द डेन, यानी शेर को उसकी मांद से बाहर ले जाना। इस युद्ध नीति के अनुसार सिकंदर की सैन्य शिविर के निकट राजकुमारी कार्विका के आदेशानुसार सर्वप्रथम 400 सैनिकों ने बाणों की एक साथ वर्षा कर दी, जिससे सिकंदर की सेना तितर-बितर हो गई। सिकंदर के सेनापति ने सिकंदर की आराम गृह शिविर में ये संदेश भिजवाया कि संदेश प्राप्त होते ही सिकंदर ने अपने सैनिकों को आगे बढ़कर आक्रमण करने का आदेश दिया। इधर राजकुमारी कार्विका ने ऊंची नीची छोटी पर्वत जैसी बनी घाटियों का सहारा लेकर 1000 सैनिकों का दस्ता भेजा। कार्विका की सैन्य संख्या कम थी, परंतु अपने अद्भुत युद्ध कौशल एवं रणनीति के द्वारा राजकुमारी कार्विका ने यह सिद्ध किया कि युद्ध संख्या बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से जीते जाते हैं। सिकंदर के द्वारा भेजी गई पहली 35,000 सैन्य बल के समक्ष कार्विका की सेना युद्ध में सिकंदर पर भारी सिद्ध हो रही थी। कार्विका की सेना ऊंचे नीचे पहाड़ों जैसी बनी घाटियों का सहारा लेकर समवेत यानी एक से स्वर में हुंकार भरने पर आवाज की गूंज से सैनिकों की संख्या जिससे ज्यादा प्रतीत होने लगे, ऐसा भ्रम पैदा करके कठगढ़ राज्य की सेना को अत्यधिक संख्या बल का एहसास कराया। इसी धोखे में जब एक साथ मिलकर आगे बढ़े और झुंड में आक्रमण कर दिया। राजकुमारी कार्विका सिकंदर की सेना को अपने मूल स्थान से दूर ले जाने में सफल हो चुकी थी। सिकंदर का भेजा गया पहला सैन्य दस्ता बुरी तरह परास्त हो गया। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, अब तक
ऐसे अभी आपने पहले युद्ध के बारे में सुना, अब दूसरे युद्ध के बारे में सुनिए। दूसरी बार सिकंदर ने 40,000 का सैन्य दल भेजा और उन्हें उत्तर पूर्व की दिशा में आक्रमण करने का निर्देश दिया। इस बार सिकंदर ने हेलेनिक अर्थात बर्बर युद्ध पद्धति को अपनाया। इस युद्ध पद्धति में सिकंदर की सेना ढाल की दीवार बनाकर भाला को मध्य भाग से पकड़ने के सब एक साथ 10-10 सैनिकों का पंक्ति बनाकर आक्रमण करते थे। इस युद्ध को तोड़ने के लिए राजकुमारी कार्विका ने भ्रमजाल नीति को अपनाया। मतलब इस युद्ध नीति को अंग्रेजी में डिसेप्शन कहते हैं। डिसेप्शन युद्ध कला का जिक्र सन जू के किताब युद्ध कला में ही प्राप्त होता है। इस युद्ध नीति के तहत कार्विका ने अपनी 150 सैनिकों की टोली को दो तरफ भेज दिया और कुछ घोड़ों को खुला छोड़ दिया। बाकी बचे सैनिकों को उत्तर एवं मध्य की दिशा में विभाजित कर बांट दिया। बाकी बचे सैनिकों को उत्तर और मध्य की दिशा में विभाजित कर दिया। ये डिसेप्शन। घोड़ों की भागदौड़ से यवन सेना को यह भ्रम हो गया कि राजकुमारी कार्विका की सैन्य दल पूर्व और दक्षिण की ओर जा रही है। यवन सेना इस भ्रमजाल युद्ध नीति में फंस गई और दक्षिण की ओर मुड़ गई। तत्पश्चात राजकुमारी कार्विका अपनी उत्तर और मध्य में उपस्थित सैन्य को लेकर आक्रमण करके उन पर टूट पड़ी। भारतीय वीरांगनाओं ने अनुमति प्राप्त करते ही अग्नि बाणों की वर्षा कर दी और साथ ही अश्व सेना एवं पैदल सैनिकों ने भी आक्रमण कर दिया और राजकुमारी कार्विका एक बार फिर यवन सेना के इस दस्ते को भी परास्त करने में सफल हुई। सिकंदर के 40,000 सैनिकों में से केवल 8,000 ही प्राण बचाकर भाग पाए। ऐसी थी राजकुमारी कार्विका की युद्ध कला में निपुणता। बोलो कब प्रतिकार करोगे? अब सुनिए तीसरा युद्ध। तीसरा एवं अंतिम सैन्य दस्ता 75,000 का मोर्चा लेकर स्वयं सिकंदर ने आक्रमण करने की सोची। इस बार राजकुमारी कार्विका एवं सिकंदर का आमना सामना हो ही गया। राजकुमारी कार्विका ने यहाँ घात लगाकर युद्ध करने और सिकंदर का सैन्य बल कुछ कम होने पर औरमी व्यूह का उपयोग करने का निर्णय लिया। औरमी व्यूह में सेना को इस तरह से सुसज्जित किया जाता है जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं। इस व्यूह की विशेषता यह है कि इसमें संख्या की कमी को छिपाया जाता है। तो राजकुमारी कार्विका ने इस व्यूह रचना से सिकंदर को युद्ध के अंत तक अपने सैन्य बल का अनुमान ही नहीं होने दिया। वाह, क्या युद्ध कला है! राजकुमारी कार्विका की सेना ने सिकंदर की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस भीषण प्रलयंकारी युद्ध में राजकुमारी कार्विका की तलवार के प्रहारों ने सिकंदर की बाह पेट को चीर दिया, जिससे सिकंदर के आंतों पर गहरा जख्म हो गया। इस युद्ध में राजकुमारी कार्विका ने सिकंदर को सिंध के पार खदेड़ दिया था और सिकंदर की 1.5 लाख की सेना में से 25,000 के लगभग सेना बची थी। सिकंदर ने, सोचिए, सिकंदर ने कठ गणराज्य में दोबारा आक्रमण नहीं करने का आश्वासन देने के साथ दंड रूपी जुर्माना देकर वापस लौटने का निर्णय किया और इस अंतिम युद्ध में कठ गणराज्य के 8,500 में से 2,750 साहसी वीरांगनाएं बलिदान हुई, जिसमें से कुछ वीरांगनाओं के ही नाम इतिहास के दस्तावेजों में मिलते हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं गरिण्या, मृदुला, सौरायमिनी, जया इत्यादि। ऐसी थी हमारी
वीर वीरांगना राजकुमारी कार्विका, जिसकी शौर्य गाथा इतनी प्रेरणादायक है कि हम हर नारी शक्ति को ये बोल सकते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। तुम्हारा जब तक ऐसे वार सहो, वीरांगनाओं के लिए 2 शब्द, पूछ रहा हूँ अस्तित्व सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक है, दुश्मन भी कांप जाए, आवाज में इतनी धमक है। आशा है एक ऐसी वीरांगना की अद्भुत वीर गाथा आप अवश्य और सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे और उनके लिए हमेशा सम्मान का भाव रखेंगे कि इतिहास उन्हें कभी समूल नष्ट कर ना पाए।